स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो में हमने अधिगम के ऊपर आधारित कुछ सिद्धांतों की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम व्यक्तित्व के ऊपर आधारित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व के इस प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना करने का श्रेय सिगमंड फ्राइड को जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम फ्राइड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत पड़ा, जिसे साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्राइड के नाम से जाना जाता है। मनोविश्लेषण शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में 3 अर्थों में लिया जाता है, अर्थात सबसे पहले हम मनोविश्लेषण इस शब्द का अर्थ जानते हैं। नंबर 1, मनोविश्लेषण मनोविज्ञान का एक स्कूल अथवा संप्रदाय है। नंबर 2, मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। नंबर 3, मनोविश्लेषण मनोचिकित्सा की एक विधि है। मनोविज्ञान के संप्रदाय अथवा स्कूल के रूप में मनोविश्लेषण की शुरुआत सिगमंड फ्राइड द्वारा ही की गई थी। सिगमंड फ्राइड का जन्म ऑस्ट्रेलिया में 1856 में हुआ था। उनका अधिकतर जीवन उन्होंने वियना में बिताया। वे एक मनोचिकित्सक के रूप में लंबे समय तक कार्य करते रहे एवं नैदानिक परिस्थितियों में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की। मनोविज्ञान पर मनोविश्लेषणवाद का बहुत प्रभाव पड़ा तथा मनोवैज्ञानिकों ने इसे प्रथम बल कहा। मनोविश्लेषणवाद की कुछ प्रमुख मान्यताएं भी हैं। फ्राइड का यह कहना है कि मानव व्यवहार का आधार मूल प्रवृत्तियों पर होता है और उसने मूल प्रवृत्तियां 2 प्रकार की बताई, एक जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को उसने इरोस भी कहा। उसका यह मानना था कि व्यक्ति में जीवन को जीने की इच्छा इरोस यह बनाए रखता है। फ्राइड का यह मानना था कि बच्चे का भविष्य में व्यक्तित्व कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन के प्रारंभिक 5 वर्ष किस प्रकार से व्यतीत हुए हैं। यदि प्रारंभिक जीवन में सुख, शांति एवं संतुलन रहा है तो आगामी भविष्य भी काफ़ी उज्जवल रहेगा। इसके विपरीत यदि उक्त अवधि में निराशा, कुंठा, कुसमायोजन का प्रभाव अधिक रहा है तो भविष्य में विकास की प्रक्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चलेगी और व्यक्तित्व में विकृतियां उत्पन्न हो जाएगी। इसी के आधार पर फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 कारक बताए हैं, 1 इदम, 2 अहम, 3 पराहम। फ्राइड ने अपने सिद्धांत में लिबिडो नामक एक जैविक शक्ति की कल्पना की है, जिसे उसने काम शक्ति नाम से पुकारा है। यह शक्ति व्यक्ति के लिए प्रेरक का कार्य करती है। उसी प्रकार इसका मुख्य कार्य सुख, आकर्षण के प्रति झुकाव एवं जैविक संतुष्टि के लिए प्रेरित करना होता है। फ्राइड ने जो व्यक्तित्व के 3 भागों में विभक्त किया था उनमें इदम ID इसे उसने इच्छाओं का भंडार कहा है और इसी में लिबिडो रहता है, ऐसा फ्राइड का मानना है। उसके इदम का कार्य अहम तथा नैतिक मन या पराअहम को ऊर्जा प्रदान करना होता है। उसके बाद उसने दूसरा जो कारक बताया जिसे अहम मतलब ईगो कहा गया। अहम का कार्य ईदम के लक्ष्यों के लिए रास्ता तैयार करना होता है
तथा लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। उसी प्रकार से जो तीसरा कारक है उसमें पराअहम उसने कहा, जिसे नैतिक मन या सुपर ईगो के भी नाम से जाना जाता है। यह व्यक्तित्व का वह भाग होता है जो आदर्श तथा नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के प्रभाव के कारण इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर करता है। इस प्रकार से फ्राइड ने व्यक्तित्व विकास में मनोलैंगिक कारकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उसका यह कहना है कि ऐसे कारकों का प्रभाव विकास पर जीवनापर्यंत पड़ता ही रहता है। आगे चल के फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई। 1 चेतन मन, 2 अचेतन मन, 3 अर्धचेतन मन। 1 चेतन मन। चेतन मन के अनुसार व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है तथा उसके मस्तिष्क में क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। मस्तिष्क में चेतन मन 10% होता है, मतलब चेतन मन का कुल भाग 10% का होता है। 2 अर्धचेतन मन। मस्तिष्क के अचेतन मन में कटु अनुभूतियाँ, दुखद बातों तथा अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है जो कुल भाग के 90% होता है। 3 अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था होती है। याद की गई बातों को अचानक भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना आदि बातें अर्धचेतन मन को प्रदर्शित करती है। अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को भूल जाता है और बाद में तुरंत याद आ जाता है। विकास की मनोलैंगिक अवस्थाएं। फ्राइड ने अपने सिद्धांत में मनोलैंगिक कारकों के प्रभाव को अवस्थाओं के आधार पर विवेचित किया है। इन अवस्थाओं को विकास की मनोलैंगिक अवस्थाएं करके उसने पुकारा है। यह अवस्थाएं उसने 5 भागों में विभक्त की है और इनकी विशेषताओं की प्रत्येक अवस्था में कुछ खास अनुभूतियाँ होती हैं जो व्यक्तित्व के विशेष शील गुण, मनोवृत्ति, मूल्य उत्पन्न करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्राइड के व्यक्तित्व विकास की जो 5 अवस्थाएं हैं वह कौन कौन सी हैं, जिसमें नंबर 1 मुखावस्था। यह प्रथम मनोलैंगिक अवस्था है। इसका प्रसार जन्मोपरांत प्रथम वर्ष तक माना गया है। यह वह अवस्था होती है जिसमें बच्चे अपना अंगूठा मुंह में डालकर प्रायः चूसा करते हैं। इस कार्य से उन्हें सुख मिलता है। उसी प्रकार से यदि बच्चों का अंगूठा बाहर कर दिया जाए तो प्रायः वह चिल्लाने लगते हैं। इस अवस्था में ही यही क्रियाएं उनकी संतुष्टि का आधार होती है। उसी प्रकार से माँ का स्तनपान करने में भी उन्हें सुख की अनुभूति होती है। इस पर फ्राइड ने यह तर्क लगाया कि सुखानुभूति के इन कार्यों का परिणाम यह होता है कि बच्चा आगे भी इन कार्यों के आधार पर काम सुख प्राप्त करना चाहता है, अर्थात उनके जो व्यवहार होते हैं उनमें स्थिरण आ जाता है। इन क्रियाओं से ही उन्हें सुखानुभूति होती है। इसी कारण इसकी तुलना कामुकता के प्रभाव से की जाती है। फ्राइड ने शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था को शैशवी लैंगिकता से प्रभावित माना है। यह प्रभाव शैशवावस्था में काफ़ी अधिक प्रबल हो जाता है। नंबर 2 गुदावस्था। मनोलैंगिक विकास की इस दूसरी अवस्था का प्रसार प्रथम से द्वितीय वर्ष तक माना जाता है। इस अवस्था में बच्चों में सुखानुभूति का केंद्र का कार्य मल मूत्र विसर्जन से संबंधित अंग करते हैं। विसर्जन से उन्हें आनंद मिलता है।
वे उन्हें स्पर्श करके सुख का अनुभव करते हैं। यदि इस कार्य से उन्हें रोका जाए तो वे नाराज़ हो जाते हैं और रोने या सिर पटकने जैसा कार्य करते हैं। फ्राइड का कहना है कि इन घटनाओं का भविष्य में होने वाले विकास पर प्रत्यक्षतः प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आती है नंबर 3, शैशनावस्था, जिसे लैंगिक अवस्था भी कहा जाता है। मनोवैलैंगिक विकास की यह तीसरी अवस्था है जो कि 3 से 6 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बालकता में कामुकता क्षेत्र गुदा से हटकर यौन अंगों में स्थापित हो जाता है। इस अवस्था के दौरान बालक और बालिकाएं अपने यौनांगों में निहित अंतरों को पहचानने लगते हैं और इस दौरान बालक यौन अंगों को छूने तथा उन्हें कौतूहल करने में आनंद लेते हैं। फ्राइड का यह भी मानना है कि इस अवस्था में लड़कों में मातृ मनोग्रंथि या ऑडिपस कॉम्प्लेक्स तथा लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि तथा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित होते हैं। मातृ मनोग्रंथि में लड़का अचेतन रूप से अपनी माता से लैंगिक प्रेम की इच्छा करता है तथा पिता से घृणा करता है। पितृ मनोग्रंथि में लड़की अचेतन रूप से अपने पिता से लैंगिक सुख चाहती है तथा माता से घृणा करती है। इन मनोग्रंथि का सफलतापूर्वक समाधान होने से बालक में नैतिकता का विकास होता है। इन ग्रंथियों के समाधान के लिए 2 कारक उत्तरदायी होते हैं, जिसमें सुपर ईगो का विकसित होना तथा तादात्म्यीकरण की शुरुआत होना है। लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु के आसपास बालक में अहम से परा अहम विकसित होना शुरू हो जाता है। परा अहम नैतिकता से संबंधित होता है, इसीलिए धीरे धीरे बालक में नैतिकता बढ़ती जाती है और इन ग्रंथियों को वह स्वयं गलत समझने लगता है। इसके साथ ही लड़के अपने पिता की तरह बनने की कोशिश करते हैं तथा लड़कियां माँ के व्यवहारों का अनुकरण करने लगती है। इसे ही तादात्म्यीकरण कहा जाता है। अगली अवस्था अव्यक्तावस्था या सुप्तावस्था। यह चौथी अवस्था है जिसका प्रसार 6वें वर्ष के अंत से किशोरावस्था के प्रारंभ तक माना जाता है। इस अवस्था में बच्चों का ध्यान घर के बाहर की वस्तुओं पर केंद्रित होने लगता है जिसमें उन्हें सुखानुभूति होती है। उसी प्रकार से जो उनकी लैंगिक भावनाएं होती है वह इस अवस्था में कुछ समय के लिए दब सी जाती है। संकोच की भावना प्रभावी हो जाती है और यह स्थिति लगभग 11 से 12 वर्ष तक बनी रहती है। वे सांसारिक वस्तुओं को यथार्थवादी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करने लगते हैं। अतः अपने ही यौन के बच्चों के साथ रहना पसंद करने लगते हैं। उनमें यौन विरोध भी प्रदर्शित होने लगता है जिसके कारण विपरीत यौन के बच्चों को वे परेशान करने लगते हैं। सबसे अंतिम अवस्था है जननांगीय अवस्था या जननेंद्रिय अवस्था। यह अवस्था किशोरावस्था के प्रारंभ से लगभग 18वें वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है तथा सांसारिक आकर्षण के प्रति रुचि काफ़ी गहरी एवं व्यापक हो जाती है। विपरीत यौन के सदस्यों के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। इस अवस्था में काम शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। इस अवस्था के आते आते नैतिकता का भी काफ़ी विकास हो जाता है।
इसीलिए काम शक्ति की संतुष्टि स्वच्छंद रूप में उन्हें संभव नहीं दिखती है। यही कारण है कि विपरीत यौन के सदस्यों के साथ मित्रता स्थापित करने का वे लोग प्रयास करते हैं। सामाजिक वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए वह सुखानुभूति का प्रयास करने लगते हैं। इस अवस्था में वह प्रतिबंधों को नागवार मानने लगते हैं और आत्मनिर्भर होकर काम करना चाहते हैं। इस प्रकार से फ्राइड ने इन पांचों अवस्थाओं में से पहली 3 अवस्थाएं अर्थात जीवन के प्रथम 5 वर्षों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि वयस्क व्यक्तित्व की नींव इसी दौरान डाली जाती है। इस प्रकार से फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विवेचना की। उसने उसी के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले, जो है नंबर 1, विकास की विभिन्न अवस्थाएं सार्वभौमिक तौर पर प्रदर्शित होती हैं। नंबर 2, प्रत्येक अवस्था में व्यवहार में उत्तरोत्तर सुधार होता है और विकास के नवीन प्रतिमानों को प्रदर्शित होने लगते हैं। नंबर 3, विकासात्मक परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि क्रमिक रूप से प्रदर्शित होता है। नंबर 4, प्रत्येक बच्चे को विकास की सभी अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है। नंबर 5, चूँकि सभी बच्चों के विकास की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती है, अतः इनमें विकास संबंधी अंतर भी देखने को मिलता है। इसी सब आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने फ्राइड के सिद्धांत का मूल्यांकन किया। उनका यह मानना था कि फ्राइड का सिद्धांत काफ़ी व्यापक है। इसमें लैंगिक प्रभाव को अत्यधिक महत्व दिया गया है, लेकिन जो मनोरोगी होते हैं वह मनोरोगियों पर प्राप्त परिणामों के आधार पर सामान्य व्यक्ति की हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसी के अतिरिक्त फ्राइड की अवधारणाएं वैज्ञानिक स्तर पर परीक्षणशील भी नहीं है। इसमें सामाजिक कारकों के महत्व को उचित नहीं दिया गया है। इस प्रकार फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में यह बताया है कि बच्चे का भविष्य में व्यक्तित्व कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन के प्रारंभिक 5 वर्ष उसके किस प्रकार से व्यतीत हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर के साथ। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी पिछली वीडियो की लिंक दी हूँ, आप वहाँ पर जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।